बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, इसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की टाइप्स डिस्कस करेंगे, स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, और जो इश्यूज़ आते हैं इस डिज़ाइन के अंदर उसको देखेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन की, उनको देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो जितनी भी स्टडीज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में, एक डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है और एक एनालिटिकल है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं उसमें हम केस रिपोर्ट या केस सीरीज़, जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, वो करते हैं। और अब हम जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ना वो देखेंगे। इसके अलावा जो एनालिटिकल स्टडीज़ हैं उसमें आगे फर्दर दो कैटेगरीज़ हम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल में हम कंट्रोल्ड क्लिनिकल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जिसको RCT कहते हैं। जबकि ऑब्जर्वेशनल में हम ग्रुप्ड डाटा और इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ स्टडीज़ करते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली जिन स्टडीज़ की कैटेगरीज़ हैं उनमें कोहॉर्ट और केस कंट्रोल्स हैं वो शामिल हैं। तो इसमें भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो एनालिटिकली हम देखते हैं, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो जितनी भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं उसमें हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। जबकि जो एनालिटिकल स्टडीज़ हैं उनके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। A cross-sectional study is the study that either quantifies an outcome of interest and or examines the relationship between disease or other health related state and other variables of interest as they exist in a defined population at a single point in the time or over a short period of time. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होगी कि इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं आउटकम को ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम एग्ज़ामिन करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन डिजीज़ एंड अदर वेरिएबल्स। एक डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। Prevalence or cross-sectional studies. Cross-sectional study, snapshot in time, for example, cholesterol measurement and ECG measured at same time. Cross-sectional studies, an observational study design that surveys exposure and disease status at a single point in a time, a cross section of the पॉपुलेशन। तो पूरी पॉपुलेशन में से हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, उसको हमने उसके एक्सपोजर और डिज़ीज़ स्टेटस को एक ख़ास वक्त के अंदर हमने ऑब्ज़र्व किया। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ टाइप ऑफ स्टडी इन द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइट, स्मोकिंग। तो इसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता एक्सपोजर के ऊपर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए डिफाइंड पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, measuring a range of variables on an individual basis, include past and current practices. Types of cross-sectional studies, दो तरह की स्टडीज़ हैं इसमें, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी में स्टडी प्रेवलेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एट अ पॉइंट इन टाइम, जिसको हम स्नैपशॉट भी कहते हैं, डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स, कवरेज ऑफ इंटरवेंशंस, हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइजेशन, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जबकि एनालिटिकल में assesses association between exposure and outcome. Exposure and disease status are assessed simultaneously among individuals at the same point in time.
compares prevalence of disease in person with and without the exposure of interest. So हमने एनालिटिकल में क्या देखा, एसोसिएशन और प्रेवलेंस का कंपैरिजन. In practice, cross-sectional study will include an interest of both types of design. When to conduct a cross-sectional study? To estimate prevalence of a health condition or prevalence of a behavior or risk factor. To learn about characteristics such as knowledge, attitude, and practices of individuals in a population. To monitor trends over time with serial cross-sectional studies. National example of cross-sectional study of great importance is the National Health and Nutritional Surveys, NHANES. अब कब हम कंडक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी को? जब हमने प्रेवलेंस को एस्टिमेट करना हो किसी भी हेल्थ कंडीशन के हवाले से, या फिर किसी बिहेवियर का प्रेवलेंस, या फिर रिस्क फैक्टर का. ठीक है. सो इन शॉर्ट हम प्रेवलेंस और रिस्क फैक्टर जो है इसको एस्टिमेट करने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं. हाउ टू कंडक्ट ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी. स्टेप्स इन कंडक्टिंग ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आ जाता है जी कि हम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कर लेंगे जिसके अंदर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा रेफरेंस है या सोर्स पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करने के बाद दूसरा मरहला हमारे पास आ जाता है कि हम उस पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट करें, सैम्पल को रिक्रूट करें जो कि एक एडिक्वेट साइज़ हो और सिलेक्शन जो है वो रैंडम बेसिस पे हो. सो सेकंड स्टेप के अंदर हमने पॉपुलेशन में से सैम्पल उठा लिया और सैम्पल का क्राइटेरिया हमने ये रखा कि हमने रैंडमली सिलेक्शन करनी है. तीसरा स्टेप, आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको मेजर कर लेना है, जो हमारे इंटरेस्ट के वेरिएबल्स हैं जिसमें एक्सपोजर या आउटकम को हमने देखना है एट द सेम पॉइंट इन टाइम. अब हमने इस डाटा को एनालाइज करना है. सो 4 स्टेप्स हो गए कि सबसे पहले हमने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको चूज़ किया, डिफ़ाइन किया, वहाँ से अपना सैम्पल उठाया, वेरिएबल्स को मेजर किया जो हमारे वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, और डाटा एनालाइज किया. द पार्टिसिपेंट्स इन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर सिलेक्टेड बेसिस ऑन द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट फॉर द स्टडी. तो हमारा मेरिट क्या होगा, किस बेस पे? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा. आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स फ्रॉम पॉपुलेशन. उसके बाद कलेक्ट डाटा ऑन एक्सपोजर एंड आउटकम, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजीज़. तो हमने एक्सपोजर और आउटकम की बेस पे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया आफ्टर आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. अब हमने क्या किया कि आगे इनको कैटेगराइज कर लिया कि दोज हु आर एक्सपोज्ड एंड हैव ए डिजीज़, एक कैटेगरी. दूसरी जो कि एक्सपोज्ड नहीं थे बट दे डू हैव डिजीज़. देन वो लोग जो एक्सपोज्ड थे एंड डू नॉट हैव ए डिजीज़. और देन फाइनली कि जो एक्सपोज भी नहीं हुए और जिनमें डिजीज़ भी नहीं हुई, नॉट एक्सपोज्ड एंड डू नॉट हैव ए डिजीज़. हाइपोथेटिकल रिसर्च क्वेश्चन, इसमें एक बिलीफ ये आता है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि विटामिन डी कंजम्पशन इज़ ए की टू गुड हेल्थ एंड नॉट गेटिंग सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन. और फिर हम कहते हैं कि पीपल हु कंज्यूम लॉट ऑफ विटामिन डी टेंड नॉट टू सफ़र फ्रॉम सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन, कि जिन लोगों में विटामिन डी की कंजम्पशन अच्छी थी उनमें कोविड-19 होने के चांसेस, सीवियर कोविड-19 होने के चांसेस कम थे और वो अच्छी हेल्थ में थे. हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि ऑप्टिमल विटामिन डी इनटेक डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19 इलनेस, कि अगर आप विटामिन डी
एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे तो आपके कोविड-19 सीवियर इलनेस में मुब्तला होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब हम कहते हैं जी कि विटामिन डी सप्लीमेंट कंजम्पशन एंड सीवियर कोविड-19 इलनेस प्रेवलेंस असेस्ड एट द सेम टाइम। तो हमने कहा कि एक पेशेंट पॉपुलेशन उठा ली हमने, उसमें हमने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए। अब हमने इवेलुएट किया फॉर आउटकम। जिनमें हमने विटामिन दी थी उनमें हमने देखा कि सीवियर कोविड कितने लोगों को हुआ और कितने लोगों को सीवियर कोविड नहीं हुआ। और दूसरे ग्रुप के अंदर हमने उन लोगों को रखा जिनको हमने विटामिन डी नहीं दी, उसमें देखा कि कितने लोगों को सीवियर कोविड हुआ और कितने लोगों को सीवियर कोविड नहीं हुआ। मेजरमेंट एंड एनालिसिस इन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में अगेन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल दो अलग अलग टाइप्स। देन हम डिस्क्रिप्टिव को देखें आगे तो इसमें प्रेवलेंस ऑफ एन आउटकम देखते हैं। सिंपली कैरेक्टराइज द प्रेवलेंस ऑफ ए हेल्थ आउटकम इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। और प्रेवलेंस में हम क्या देखते हैं कि केसेस कितने आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्रेवलेंस है। एनालिटिकल में अगर देखें तो हम कंपेयर करेंगे प्रेवलेंस ऑफ द आउटकम बिटवीन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन्स हु आर डिजीज्ड विद द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन एक्सपोज्ड पर्सन्स हु आर डिजीज्ड। तो प्रेवलेंस या ऑड रेशो हम इसको कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमने प्रोपोर्शन को कंपेयर किया एक्सपोज पर्सन्स हु आर डिजीज्ड और उन लोगों के प्रोपोर्शन जो कि अनएक्सपोज्ड थे बट दे डू हैव डिजीज़। अब जो लोग वेपिंग करते हैं तो यू आइडेंटिफाई रैंडम सैंपल ऑफ यंग एडल्ट एज्ड 18 to 25 एट ए सिटी ऑफ इस्लामाबाद। एक्सपोजर एड्स अबाउट वेपिंग और आउटकम ऑफ वेपिंग। इसमें हमने देखा कि वो लोग जो वेपिंग करते हैं और जो नहीं करते, तो एक साइड के ऊपर हमने एड्स और नो एड्स रख लिए और दूसरी साइड पे हमने वेपिंग और नॉन वेपिंग को कैटेगराइज कर लिया और फिर हमने इनका टोटल डिवाइड कर लिया। अब वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ वेपिंग, कि कितने लोग हैं जो वेपिंग करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु वेप जो कि कितने हैं टोटल 100 है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन थी हमारे पास 1000 और मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करेंगे तो 10% आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। एनालिटिकल में हम क्या कहेंगे, डज द प्रेवलेंस ऑफ वेपिंग वेरी बाय द स्टेटस ऑफ एक्सपोजर टू एडवर्टीजमेंट, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ वेपिंग गिवन एक्सपोजर टू एडवर्टाइजमेंट वर्सेस नॉट एक्सपोज टू एडवर्टाइजमेंट। तो हमने अब ऑड्स रेशो फाइंड करनी है। ऑड्स रेशो क्या होती है कि ऑड्स ऑफ एन एक्सपोज्ड पर्सन डेवलप द आउटकम ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय ऑड्स ऑफ एन अनएक्सपोज्ड पर्सन डेवलप द आउटकम सी डिवाइडेड बाय डी। तो अब ए मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। तो क्रॉस करना है हमने, तो इस तरह से हमारे पास ऑड्स रेशो आ जाएगी 3.5। अब इस 3.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑड्स ऑफ वेपिंग इज़ 3.5 टाइम्स हायर आफ्टर सीइंग ए वेपिंग एडवर्टाइजमेंट एज अपोज टू नॉन सीइंग वन। एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद वेपिंग करने वालों के इम्कानात 3.5 गुना बढ़ गए बजाय इसके या उनके मुकाबले में जिन्होंने एडवर्टीज़मेंट नहीं देखी। स्टेप 3, इश्यूज़ इन द डिज़ाइन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इश्यूज़ क्या क्या आते हैं
सबसे पहला इशू आता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल आप चूज़ करते हैं जब तब प्रॉब्लम आती है। द क्रॉस सेक्शनल स्टडी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन if generalization from the findings are to have any validity. For example, a study of prevalence of diabetes among women aged 40 to 60 years in a town A should comprise a random sample of all women aged 40 to 60 years in that town. इसमें सैम्पल साइज़ क्या होगा? शुड बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एस्टिमेट द प्रेवलेंस, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग सैम्पल साइज टेबल्स और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस सच एज EPI इन्फो, एपी इन्फो। फिर दूसरा मसला जो आता है कि बायास जो आता है, बायासिस इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसमें सिलेक्शन बायास आ सकता है या फिर रिकॉल बायास और कन्फाउंडिंग। सिलेक्शन बायास क्या होता है? When the study participants are systematically different in their characteristics compared with eligible participants who were not selected for the study. तो सिलेक्शन में पहली प्रॉब्लम आ गई। कॉमन टाइप नॉन रिस्पॉन्स बायस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है स्टडी की। तो स्ट्रेंथ्स में देखें तो रिलेटिवली क्विक एंड इजी है टू कंडक्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडी। फिर डाटा ऑन ऑल वेरिएबल्स इज़ ओनली कलेक्टेड वंस, बार बार आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती डाटा। एबल टू मेजर प्रेवलेंस फॉर ऑल फैक्टर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल आउटकम्स एंड एक्सपोजर कैन बी स्टडीड, और गुड फॉर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए इट इज़ बेटर, हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए भी ये अच्छी है। वीकनेसेस क्या हैं स्टडी की कि डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन वेदर द आउटकम फॉलोड एक्सपोजर इन टाइम और एक्सपोजर रिजल्टेड फ्राम आउटकम। तो ये तयन करना ही मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा कि जो आउटकम है वो एक्सपोजर के बाद हुआ है या फिर एक्सपोजर पहले हुआ और आउटकम बाद में हुआ है। डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन वेदर द आउटकम फॉलोड एक्सपोजर इन टाइम और एक्सपोजर रिजल्टेड फ्राम द आउटकम, वही बात। एसोसिएशन आइडेंटिफाइड मे बी difficult to interpret or susceptible to bias due to low response and misclassification due to recall bias। तो miscalculations भी हो जाती हैं। अब prevalence को कैसे मेजर करते हैं? What is the prevalence of chronic pain after hernia surgery? अब हमारे पास exposure of interest क्या हो गया? hernia surgery। outcome of interest क्या है? chronic pain that is lasting for more than 3 months। अब इसमें हम मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक क्वेश्चनर सर्वे करवा लेंगे। सैम्पल ऑल पेशेंट्स हु हैड ए हर्निया प्रोसीजर बिटवीन 1995 एंड 1997। तो हमारे पास जो n होगा सैम्पल साइज़ होगा वो 350 है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब रिज़ल्ट क्या है? प्रेवलेंस पीरियड प्रेवलेंस क्रोनिक पेन इज़ 30%, यानी पॉइंट प्रेवलेंस क्रोनिक पेन इज़ 25% ऑन डे ऑफ सर्वे। ठीक, ये एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। फिर वो एग्जांपल देता है ब्रेस्ट फीडिंग एंड ओबेसिटी की क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या ऑब्जेक्टिव क्या? टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट इन चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल इन कलीमा। इसमें हम मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे? इन द सैम्पल ऑफ 80 चिल्ड्रन एवरी फीडिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स were assessed using responses to questionnaire completed by parents। सब्जेक्ट क्या हमने 80 चिल्ड्रन उठाए जिनकी उम्र 9 और 10 साल थी और ऑल फिलिपाइनोज थे। मेन आउटकम क्या निकला? हाइट एंड वेट मेजर किया हमने मेजर्स में, BMI कैलकुलेशन की। बीइंग ओवरवेट वाज डिफाइंड एज हैविंग BMI अबव 19.2 9 साल के बच्चों के लिए और 20.2 10 साल के बच्चों के लिए। अब BMI फॉर एज मेल के लिए 18.86 होती है, फॉर 9 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के लिए 19.61, ये रेफरेंस रेंज आ गई। क्वेश्चन ईयर क्या था? मेन क्वेश्चन, वाज योर चाइल्ड ब्रेस्ट फेड? हाउ लॉन्ग वाज योर चाइल्ड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड? ये क्या उसको आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी? अदर क्वेश्चंस क्या थे
कि टोटल सिबलिंग्स कितने हैं, पेरेंट्स की एज क्या है, एजुकेशनल लेवल उनका क्या है, और लो बर्थ वेट किसी बच्चे का था, अर्ली फीडिंग किसकी थी, क्विक फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग सेलेक्टेड फूड्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन। अब इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबीस चिल्ड्रन वर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो chi-square test used to compare breastfed and non-breastfed children and their associations to an obese overweight child. Exclusive breastfeeding was defined as child being fed to no other food than breast milk, यानी सिर्फ और सिर्फ वो दूध ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर रहा है। रिज़ल्ट क्या निकला था इस स्टडी का, द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हु हैड नेवर बीन ब्रेस्ट फेड वाज 4.5% एज कम्पेयर्ड विद 2.8% इन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन। तो ओबेसिटी उन बच्चों में 4.5% ज़्यादा थी जो कि ब्रेस्ट फेड नहीं हुए थे, उनके मुकाबले में जो कि ब्रेस्ट फेड हुए थे और उनमें 2.8% थी। A clear dose response effect was identified for the duration of breastfeeding on prevalence of obesity. फिर ये आगे उसी की डिटेल कंक्लूजन क्या है कि prolonged breastfeeding may help decrease the prevalence of obesity in children। तो नतीजा हमने ये निकाला कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ओबेसिटी को भी कंट्रोल करने में या उसकी प्रेवलेंस को कंट्रोल करने में फ्रूटफुल साबित हो सकती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एग्जांपल्स और सर्वेज ऑफ स्मोकलेस टोबैको यूज़ अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, प्रेवलेंस सर्वेज ऑफ नंबर ऑफ वेजेक्टमीज परफॉर्म्ड या प्रेवलेंस ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस अक्रॉस मैटरनल एज ग्रुप्स। इस तरह से ये कुछ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं। आगे इकोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाती हैं जिनको हम को रिलेशनल स्टडीज़ भी कहते हैं। तो इसमें हम आउटकम को एक कंपेयर करते हैं बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स में नहीं करते, ग्रुप्स में करते हैं। ये एक डिफरेंस है पिछली स्टडी में और इसमें। यूज़फुल टू एग्जामिन ट्रेंड्स ओवर टाइम और टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। तो ये जो ग्राफ है ये भी ट्रेंड्स को ही शो कर रहे हैं। इकोलॉजिकल फैलेसी, द बायस दैट मे अकर because an association observed between variables on aggregate levels doesn't necessarily represents the association that exists at the individual level। इसको कहते हैं ecological fallacy। hypothesis data on individual from a worldwide population। तो एक साइड के ऊपर सिस्लिक ब्लड प्रेशर है ग्राफ में और दूसरे एक्सिस पे यूजुअली डेली साल्ट इनटेक। तो हमने देखा कि जो डॉट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि साल्ट ज़्यादा तो बीपी ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन है इसमें, ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें कुछ येलो डॉट्स भी हैं। तो इंडिविजुअल्स फ्रॉम कंट्री ए, तो इसमें हमने देखा देयर इज़ नो एसोसिएशन। हाइपोथेटिकल डाटा ऑन इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, यूजुअली डेली साल्ट इनटेक जिनमें था और फिर हमने दूसरी तरफ सिस्लिक ब्लड प्रेशर जो था वो देखा। एग्जांपल्स क्या हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़ की, एसोसिएशन बिटवीन ब्रेस्ट कैंसर एंड डाइटरी फैट फॉर 39 कंट्रीज़। अब इसमें हम कंपेयर करें 39 कंट्रीज़ का डाटा। हाई इनटेक ऑफ डाइटरी फैट्स एसोसिएटेड विद हाई रेट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी। इकोलॉजिकल स्टडीज़ के एडवांटेज क्या हैं, ये क्विक होती हैं, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है। गुड अप्रोच फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस व्हेन ए डिजीज़ इज़ ऑफ अननोन इटियोलॉजी। एक डिजीज़ है जिसकी काज ही नहीं पता हमें, उसके लिए ये बेहतर है और हाइपोथेसिस जनरेट करने में ये इजी होती है इकोलॉजिकल स्टडी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इकोलॉजिकल फैलेसी जो हमने पढ़ी है, बायस, इम्प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड डिजीज़। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इसमें हम आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं इसको। ये जनरल सा जो डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है वो अमूमन हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पल्स जो होते हैं ये हम बायोस्टैट में या फिर ऐसी स्टडी में यूज़ करते हैं जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स
जो है इन्वॉल्व हों, नंबर्स जहाँ पे इन्वॉल्व हों। तो एक तो हो गया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक तरीका तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। फिर हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, यानी उसी रैंडम सैम्पलिंग को हम सिस्टमेटिकली लेके अगर चलें, फिर हम मुख्तलिफ स्ट्रेटा उठाएं और स्ट्रेटा में से फिर हम रैंडम सैम्पलिंग करें, तो ये होगी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें स्ट्रेटा बनाए। और फिर अगर हम क्लस्टर्स में से करें तो क्लस्टर सैम्पलिंग आ गई। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसका प्रिंसिपल है कि ये इक्वल चांस देती है सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईच यूनिट। तो प्रोसीजर क्या है, लिस्ट ऑल यूनिट्स पर्सनस इन ए पॉपुलेशन, असाइन ए नंबर टू ईच यूनिट, रैंडमली सिलेक्ट यूनिट। ये मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, जिसमें ईच यूनिट हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी अगर ये टोटल जो हैं वो 130 हैं तो 1/30 हर एक के चांसेस जो हैं वो 1/30 हैं सिलेक्शन के। इसकी एग्जांपल ये है कि कैलकुलेट द प्रेवलेंस ऑफ टूथ डिके अमंग 1200 चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल। सैम्पल साइज़ हमारे पास क्या है 100। लिस्ट ऑल चिल्ड्रन अमंग द अटेंडिंग द स्कूल, ईच चिल्ड्रन असाइंड ए नंबर फ्राम 1 to 1200। ठीक है, यानी 1200 बच्चे थे, आपने हर एक को 1 से लेके 1200 तक उनको एक नंबर असाइन कर दिया। अब आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है कोई भी नंबर 100 के बीच में से। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट 100 नंबर्स बिटवीन 1 and 1200। अब आपने जो नंबर सेलेक्ट किया उसी तरतीब से आगे जो है वो नंबर उठाते जाने। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके। सिंपल रैंडम सैम्पल का एक ही फ़ायदा कि ये थोड़ी सिंपल होती है, लेकिन इसके नुकसान ये है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स चाहिए, आपने सबको एक नंबर अलॉट करना है, यूनिट देनी है, और उसके बाद ही आगे मामला चलेंगे। यूनिट्स में भी स्कैटर्ड एंड पुअरली एक्सेसिबल। फिर सिस्टमेटिक में क्या आ जाता है, इन दिस सैम्पलिंग सेम सैम्पल एट रेगुलर इंटरवल बेस्ड ऑन सैम्पलिंग फ्रैक्शन। इसका प्रोसीजर ये है कि आपने सबको लोगों को जो है ना वो एक यूनिट दे देनी है पॉपुलेशन के अंदर, उनको एक नंबर अलॉट कर देना है, फिर कैलकुलेट करना है सैम्पलिंग फ्रैक्शन को। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा और जो हमारा सैम्पल साइज़ होगा, यानी जितनी पॉपुलेशन का साइज़ टोटल था डिवाइडेड बाय जितना हमारा सैम्पल साइज़ रिक्वायर्ड है। तो सेलेक्ट फर्स्ट यूनिट एट रैंडम बेस्ड ऑन सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सबसिक्वेंट यूनिट्स आर चूजन एट इक्वल इंटरवल्स। डिसएडवांटेज क्या है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का या एडवांटेज एक ही है कि ये सिंपल होती है एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईजीली विदाउट सॉफ्टवेयर, कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं होती इसमें। डिसएडवांटेज ये है कि नीड कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स, अगेन वही बात कि सबको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल वो क्या देता है कि कैलकुलेट द प्रेवलेंस ऑफ टूथ डिके अमंग 1200 चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल। तो टोटल सैम्पल साइज़ हमारा 100 है, पॉपुलेशन कितनी है 12,000। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जितने भी बच्चे थे उन सबको लिस्ट डाउन कर लिया और फिर आपने उनको क्या किया रैंडमाइज़ कर लिया ताकि आप बायस ना उसमें आए। ठीक है, बायस ना हो जाए आप। ईच चाइल्ड असाइंड ए नंबर फ्राम 1 to 1200, 1 से लेके 1200 तक सबको नंबर अलॉट कर दिए। अब हमने फ्रैक्शन चूज़ करनी है। अपना सैम्पलिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड। टोटल साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 1200 एंड सैम्पल साइज़ इज़ 100। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शन में हमें हर 12वां बच्चा चूज़ करना है। तो जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 12 हो गए। अब इन 12 में से हमने एक नंबर चूज़ कर लेना, कोई पहले 12 में से कोई एक नंबर चूज़ करना है जिसको हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। रैंडमली सेलेक्ट ए नंबर फ्राम 1 to 12। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हर 12वां बच्चा सेलेक्ट किया स्टार्टिंग विद चाइल्ड नंबर 8। ये सबसे पहले हमने उस बच्चे को सिलेक्ट करना है जो हमने नंबर चूज़ किया फ्राम 1 to 12। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 8 हमने चूज़ कर लिया। अब 8वां बच्चा चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने हर 12वां बच्चा चूज़ करना है। 12 और 8
20, 20 और 12 यानी हर 12 में चूज़ करना है ना, तो फिर 32, 32 और 12 अगेन 44, इस तरह से 12 12 ऐड करते चले जाएंगे। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम सिलेक्ट करते हैं रैंडम सैम्पल्स को फ्राम विद इन होमोजेनस सब ग्रुप्स, जिनको हम स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम जिनका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होमोजेनस हों। इसमें यह है कि सारे यूनिट्स को आपने सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लिया, सारे यूनिट्स को लिस्ट ऑल यूनिट्स, देन डिवाइड द यूनिट इनटू ग्रुप्स जिनको हमने स्ट्रेटा कह दिया। अब हर एक यूनिट को आपने एक नंबर असाइन कर लिया हर एक स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है, अब सिलेक्ट ए रैंडम सैम्पल फ्राम ईच स्ट्रेटा। अब हर एक स्ट्रेटा में से आपने एक सैम्पल रैंडम सैम्पल जो है ना उठाना शुरू कर दिया। कंबाइन द स्ट्रेटा सैम्पल टू फॉर्म द फुल सैम्पल, और हर स्ट्रेटा में से जो जो सैम्पल आपने उठाया था उन सबको मिला के आपने एक फुल सैम्पल जो है बना लिया। मेथड, सैम्पलिंग फ्रेम डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, एज, सेक्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। यूनिट इन ईच group have the same probability of selection but probability differs between groups। so हम इसमें अगर देखें तो probability जो है men के अंदर टोटल हैं 20, तो probability कितनी होगी 1/20। women जो है वो कितनी है 15, तो probability कितनी है 1/15। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें। एडवांटेज ये है कि कैन गेट सेपरेट एस्टिमेट फ्रॉम होल पॉपुलेशन एंड फ्रॉम इंडिविजुअल स्ट्रेटा, हर एक स्ट्रेटा में से अलग अलग जो है ना आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है इफ़ सैम्पल इज़ लार्ज इनफ। प्रिसिजन इंक्रीज्ड इफ़ लार्ज वेरिएबिलिटी विद इन स्ट्रेटा देन बिटवीन स्ट्रेटा। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि बाज़ आपको स्ट्रेटा चूज़ करने में मुश्किल हो सकती है। फिर क्लस्टर सैंपल आ जाता है। सेलेक्ट ऑल यूनिट्स विद इन रैंडम सेलेक्टेड जियोग्राफिकल क्लस्टर, और फिर प्रोसीजर डिवाइड पॉपुलेशन इनटू जियोग्राफिक ग्रुप्स क्लस्टर्स, असाइन ए नंबर टू ईच क्लस्टर, रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर, सेलेक्ट ऑल यूनिट्स विद इन सेलेक्टेड क्लस्टर, और सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल ऑफ द यूनिट्स विद इन सेलेक्टेड क्लस्टर। कोई इतनी खास इसमें बात उस तरह की नहीं है, ट्रिकी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये इसका फ़ायदा है कि आपको हर एक को नंबर असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेस टू फेस इंटरव्यू करने में ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये डिज़ाइन। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रिसिजन इतनी नहीं रहती, और कोरिलेशन नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन द सैम्पल साइज़ कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस, ये डिज़ाइन का इफ़ेक्ट है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है इसमें अननोन होती है, ये